स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। देखिए, हम लोग आज बहुत ही इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे किसके बारे में, तो एक पढ़ेंगे हम लोग विटामिन्स के बारे में। विटामिन से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो विटामिन्स पढ़ेंगे किसके बारे में। तो सबसे पहले विटामिन्स पढ़ेंगे। इसमें विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे, विटामिन्स के नाम और उसे कौन सा डिजीज होता है, हर बार क्वेश्चन आता है। दूसरा पढ़ेंगे इसमें न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और विटामिन्स के बारे में इसको डिटेल में देखेंगे, क्योंकि इस यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। यहाँ पे फंसने के भी चांसेस होते हैं और थोड़ी सी सिली मिस्टेक से क्या होता है, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं विटामिन न्यूट्रिशन के बारे में, पोषण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पोषण के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात है कि पोषण होता क्या है, न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन में क्या मतलब होता है कि जिससे हम क्या करें, ऊर्जा प्राप्त करें। जो भोजन से हम क्या करें, ऊर्जा प्राप्त करें और पोषक तत्व प्राप्त करें, वही हमारा क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है पूरा। ठीक है, तो हमारी जैविक क्रियाओं के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो किससे प्राप्त करते हैं, जैविक क्रियाओं की आवश्यकता के लिए जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो पोषण से, वही पोषण कहलाता है। ठीक, देखो पोषण दो तरीके का होता है, एक ऑटोट्रॉफ, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ जानते हैं, यह स्वपोषी जो अपना खुद भोजन बनाते हैं। हेटेरोट्रॉफ का मतलब दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो पूर्णहारी में देखें, अगर ऑटोट्रॉफ में तो सारे प्लांट वगैरह आ जाएंगे, जितने प्लांट हैं वो सारे ऑटोट्रॉफ आ जाएंगे, कुछ बैक्टीरिया हैं वो भी आ जाएंगे और ब्लू ग्रीन एल्गी भी आ जाएगा। ठीक है, ये ऑटोट्रॉफ में आ जाएगा। हेटेरोट्रॉफ में एक आता है पूर्णहारी, दूसरा होता है परजीवी और तीसरा होता है मृतोपजीवी। पूर्णाहारी में देखें तो शाकाहारी एक होता है जो केवल साग वगैरह या साग खाते हैं, प्लांट को खाते हैं। दूसरा मांसाहारी होता है जो कार्निवोरस बोला जाता है, सिर्फ मांस खाते हैं। सर्वाहारी जिसको बोलते हैं, जो हम क्या ओमनिवोरस बोलते हैं, ये मांस भी खाते हैं और साग को भी खाते हैं। ठीक है, और एक मृतोपहारी होता है जो क्या हुआ है, मरे हुए को खाते हैं। ठीक है, वहीं परजीवी में देखें तो दो तरीके का होता है, एक अंतः परजीवी होता है, एक बाह्य परजीवी। जो अंदर बॉडी में जैसे एस्केरिस है या फ्लैटवर्म है, ये सारे हमारे बॉडी के शरीर के अंदर पाए जाते हैं, ये अंतः परजीवी होते हैं। जैसे बाह्य परजीवी में क्या है, जैसे हम लोग जू बोलते हैं ना, जो सर में बाल में जू पड़ जाता है, वो बाह्य परजीवी है। ठीक है, फंगस क्या है, बाह्य परजीवी के रूप में आ जाएगा। मृतोपजीवी होते हैं जो सैप्रोफाइट होते हैं, मृत्यु पे अपना जीवन, अपना पोषण मृतोपजीवी से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिवीजन था, पोषण को देखने का एक नजरिया था। ठीक है, अब इसमें पहला आता है कार्बोहाइड्रेट। क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिला होता है। इसका फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना, CH2 का ब्रैकेट N है। जैसे अगर CH2O के ब्रैकेट में N रखने का मतलब है कि यहाँ पे 6 रख दो, तो फॉर्मूला हो जाएगा C6H12O6। ठीक है, जिसको हम लोग ग्लूकोज या सुक्रोज बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला है, ये कोई भी यहाँ पे नंबर रख के कर सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार के होते हैं, एक तो मोनोसेक्राइड होता है, दूसरा डाइसेक्राइड होता है, तीसरा पॉलीसेक्राइड होता है। ठीक है, मोनोसेक्राइड में मतलब मोनो का मतलब एक और सेक्राइड का मतलब होता है शुगर। तो एक शुगर से बना होता है उसको मोनोसेक्राइड, डाई का मतलब होता है दो और सेक्राइड का मतलब है शुगर। पॉलीसेक्राइड का मतलब होता है दो से अधिक। ठीक है, दो से अधिक, सेक्राइड का मतलब शुगर, तो दो से अधिक शुगर से बना हुआ पॉलीसेक्राइड, डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड। ये हमारा कंफर्म हो गया, यहाँ से आप जानते ही होंगे इसके बारे में। अब नेक्स्ट आते हैं, अब देखो मोनोसेक्राइड में कौन कौन आते हैं। तो ग्लूकोज को देख लो, एक कार्बन का होता है, फ्रक्टोज होता है और ग्लैक्टोज होता है। ये यही तीन मोनोसेक्राइड बेसिकली हम पढ़ते हैं। कौन, ग्लूकोज जैसे शहद में पाया जाता है, फ्रक्टोज जितने भी पूछा जाता है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि फलों में मीठापन क्यों आता है, तो ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, ये सब नाम मिलेंगे। तो जितने भी नेचुरल स्वीटनेस आता है या नेचर में जो पाया जाता है, चाहे प्लांट में कोई फल वगैरह खाओ, मीठापन आता है, वो किसकी वजह से आता है, फ्रक्टोज की वजह से आता है। तो ये ध्यान रखना। ग्लैक्टोज क्या होता है, ग्लैक्टोज जंतुओं या जंतुओं में मीठापन जो होता है ना, या जंतुओं के शरीर में ये पाया जाता है ग्लैक्टोज, इतना ध्यान रखो। ठीक है, तो डी ग्लूकोज पूछा जाता है, डी ग्लूकोज या एल ग्लूकोज, दो प्रकार होते हैं ग्लूकोज में, वो केमिस्ट्री में नहीं जाएंगे। डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज में सबसे ज्यादा पाया जाता है कौन, डी ऑक्सी ग्लूकोज। ठीक है, या डेक्स्ट्रो ग्लूकोज बोलते हैं, डी ऑक्सी नहीं, डेक्स्ट्रो, और एल का मतलब होता है लिवो। ठीक है, तो डेक्स्ट्रो ग्लूकोज सबसे ज्यादा पाए जाने वाला महत्वपूर्ण शर्करा है। ठीक है, और इसी का ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण होके हम क्या करते हैं, एनर्जी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम मोनोसेक्राइड पढ़ेंगे तो तीन नाम याद रखना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। ठीक है, एक चलो बाद में बताएंगे, ध्यान रखना। ये ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं, तो हमें एनर्जी प्राप्त होता है जो एटीपी के रूप में फॉर्म होता है, ध्यान रखें ये। तो ये हमारा ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने पे ही प्राप्त होता है। डाइसेक्राइड में देखो कौन कौन आता है, तो ये हमारा सुक्रोज होता है, ये गन्ना, चुकंदर, गाजर, इसमें जो है ये नेचुरल में ज्यादातर फ्रक्टोज के, मोनोसेक्राइड की बात कर रहे हैं तो
मोनोसेक्राइड में कौन मीठापन लाता है? मोनोसेक्राइड में फ्रक्टोज लाता है। वहीं डाइसेक्राइड में देखें तो नेचुरल रूप में कौन लाता है? सुक्रोज लाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस करके चलना। गन्ना, चुकंदर, गाजर और मीठे फलों में क्या पाया जाता है? सुक्रोज पाया जाता है। माल्टोज की बात करें तो माल्टोज स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये बीजों की शर्करा होता है, ठीक है। जैसे अनाज वगैरह में, जैसे अनाज खाते ना, जैसे कहते हैं ना कि रोटी चबाते हैं तो रोटी अनाज है, और चबाते हैं तो क्यों मीठा लगता है? तो माल्टोज, वहां पे ऑप्शन होगा, माल्टोज मार दोगे तो अनाज की जो मीठापन आता है वो माल्टोज के कारण आता है। तीसरा लैक्टोज पढ़ते हैं डाइसेक्राइड में, ये दूध में पाया जाता है। तो दूध में पाया जाता है कौन? लैक्टोज। ये ध्यान रखना, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का ये कॉम्बिनेशन होता है। ग्लूकोज और प्लस ग्लैक्टोज का कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? लैक्टोज होता है, ठीक है ना। और यहीं पे इन्वर्टेज शुगर पूछा जाता है, कौन किसको बोलते हैं? तो इन्वर्टेज शुगर हम बोलते हैं किसको? सुक्रोज को बोलते हैं, ठीक। सुक्रोज को बोलते हैं, ठीक है। और इन दोनों में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ठीक। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, माल्टोज में भी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो ये डाइसेक्राइड का बना है। यहाँ पे लैक्टोज में ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज हो जाता है, ये ध्यान रखना। और ग्लैक्टोज और लैक्टोज में पूछ लेता है कि कौन मोनोसेक्राइड है, तो ग्लैक्टोज क्या है? मोनोसेक्राइड है, और डाइसेक्राइड क्या है? लैक्टोज है, ठीक है। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं पॉलीसेक्राइड के बारे में। पॉलीसेक्राइड में हम बताए थे कि दो से अधिक जो भी सेक्राइड या शुगर जुड़ जाए तो वो क्या बोला जाता है? पॉलीसेक्राइड होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो C6H11O5 ब्रैकेट में एन होता है, ठीक है ना। और जो भी पॉलीसेक्राइड होगा वो जल में अघुलनशील होता है, वो घुलता नहीं। जैसे ग्लूकोज पीते हो ना, पानी में घुल जाता है, तो मोनोसेक्राइड घुलनशील होगा। उसके बाद डाइसेक्राइड होगा, चीनी भी घोलते हो कि नहीं घोलते हो पानी में, तो वो भी घुल जाएगा, लेकिन पॉलीसेक्राइड कभी नहीं घुलेगा। जैसे पॉलीसेक्राइड में क्या करो कि तुम आलू खाते हो, आलू को घोल दो पानी में, घुलेगा नहीं? घुलेगा। तो ये अघुलनशील होता है, ठीक है। और मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है, ठीक। और इसको जल अपघटन के द्वारा पूछा जाता है। पॉलीसेक्राइड को जल अपघटन के द्वारा हम क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, या मोनोसेक्राइड या डाइसेक्राइड में तोड़ते हैं। तो अब देखो स्टार्च की बात करें तो मार्ड या स्टार्च ये किस में पाया जाता है? अनाज में पाया जाता है, आलू में, सब्जियों में, शकरकंद में। तो ये स्टार्च क्या है? पॉलीसेक्राइड है। ग्लाइकोजन जो हम लोग फूड खाते हैं, और जो लिपिड लीवर में इकट्ठा होता है, लीवर में जाके इकट्ठा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन बोलते हैं। तो जंतु के शरीर में संचित रहता है और आवश्यकता पे उपयोग किया जाता है। तो ग्लाइकोजन को हम किस में तोड़ते हैं? ग्लूकोज में तोड़ते हैं। इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या? ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। तो ये ग्लूकोज में तोड़ते हैं ग्लाइकोजन को, और इसी से हम फिर जब हमें मान लो कि स्टार रह रहे हैं, हम खाना खा लिए हैं, हमारे लीवर में क्या है? ग्लाइकोजन इकट्ठा है। तो ग्लाइकोजन सबसे पहले क्या करेगा? लीवर के ग्लाइकोजन जो इकट्ठा है, अगर हम भूखे रहते हैं तो वहां के ग्लाइकोजन को तोड़ के किसमें? ग्लूकोज में बदल के हमें एनर्जी मिलता रहता है। और मान लो बहुत दिन तक स्टार्व रहते हैं तो हमारे बॉडी में जो फैट होता है, फैट को तोड़ा जाता है किसमें? ग्लूकोज में तोड़ के हम एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो जैसे भी हम एनर्जी, जैसे वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, तो जो जितना एक्सरसाइज करता है तो वो उसको एनर्जी उतना रिक्वायरमेंट होता है। तो ये फैट क्या करते हैं? टूटते जाते हैं, ये वसा टूटता जाता है, ठीक है। सेलुलोज की बात करें तो ये सेलुलोज जैसे प्लांट के ऊपर जितने भी, अगर प्लांट स्टीम देखो या ऊपर सेल वाल, वो किसके बने होते हैं? सेलुलोज के। तो ये भी अघुलनशील होता है। तो जितने भी पॉलीसेक्राइड है अघुलनशील होता है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? सेलुलोज कहाँ पे मिलता है? वनस्पतियों में ही मिलता है। काइटिन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी अघुलनशील होता है। जैसे काकरोच देखे होंगे, तो काकरोच के ऊपर जो वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है। तो आर्थ्रोपोडा जो भी संघ है, आर्थ्रोपोडा के जंतुओं में पाया जाता है क्या? काइटिन। और आर्थ्रोपोडा में हमने बताया क्या? काकरोच भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा पॉलीसेक्राइड के बारे में। अब सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, उसी को उठा लिया है। तो कार्बोहाइड्रेट का कार्य या फंक्शन देखें तो क्या करेगा? ऊर्जा देता है, ठीक है। और ये किसके रूप में? स्टार्च या मंड के रूप में क्या होता है? संचित रहता है, ईंधन के रूप में कार्य करता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और अगर ज्यादा हो जाए, आवश्यकता से अधिक ब्लड में कार्बोहाइड्रेट अधिक हो जाए, तो कार्बोहाइड्रेट जब भी अधिक हो जाए तो वो संचित भोजन का कार्य करने लगता है, ठीक है, वसा में बदल के, जो ग्लाइकोजन या फैट में बदलता है, ठीक है ना। तो ये संचित भोजन के रूप में कर, ये डीएनए और आरएनए का भी घटक होता है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड पढ़ते हो ना, तो 5 कार्बन का, यहाँ पे 5 कार्बन का शुगर होता है। 5 कार्बन का शुगर होता है किसमें? डीएनए और आरएनए में। तो 5 कार्बन का शुगर होने के कारण ये जो शुगर है वो उसको क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। तो डीएनए और आरएनए के भी घटक होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रोटीन को शरीर के निर्माण कार्यों के लिए सुरक्षित रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है ना कि जैसे हमें एनर्जी चाहिए तो प्रोटीन नहीं टूटता है, पहले कार्बोहाइड्रेट टूटता है।
और कार्बोहाइड्रेट से हम एनर्जी प्राप्त करते हैं। प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन का बहुत सारा काम होता है। एक तो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक बॉडी का, जैसे हमारा नाक है, फेस है, बॉडी मसल है, वो सब बनाता कौन है, प्रोटीन है। दूसरा काम क्या करता है कि हमारे शरीर को रक्षा, प्रतिरक्षा, इम्यून सिस्टम कौन देता है, प्रोटीन। एंटीबॉडीज क्या होती हैं, वो प्रोटीन की बनी होती हैं। एंटीबॉडी या प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है वो प्रोटीन के थ्रू ही गवर्न होता है। तो ये ध्यान रखना कि प्रोटीन को ये कंजर्व करती हैं, मतलब फालतू यूज ना हो प्रोटीन, हम जो चाह रहे हैं उसी चीज में यूज हो। शरीर शरीर में वसा के उपयोग के लिए आवश्यक है। तो जैसे वसा क्या करेगा, वसा वसा किसमें तोड़ता है, ग्लूकोज में तोड़ा जाता है। ग्लूकोज से ही हम एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो वसा के उपयोग किसके रूप में होता है, ग्लूकोज के रूप में, अर्थात कार्बोहाइड्रेट के लिए रूप में। तो इसलिए बोल रहे हैं कि शारीरिक वसा के उपयोग के लिए आवश्यक होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक, अब नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट के इंपॉर्टेंट तथ्य और देख लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जीव पदार्थ में अगर देखें तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या होता है, 1% से भी कम होता है। तो लगभग 1% के करीब जीव पदार्थ में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, पृथ्वी पे सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, क्योंकि प्लांट सबसे ज्यादा होता है प्रोड्यूसर, और वो क्या करते हैं, उनका उत्पादन कार्बोहाइड्रेट होता है, तो सबसे ज्यादा पृथ्वी पे पाया जाएगा। ये भी कोई याद करने की जरूरत नहीं है। ग्लूकोज के रुधिर को शर्करा भी करते हैं। ग्लूकोज को रुधिर शर्करा भी बोलते हैं, क्योंकि ब्लड में हमें क्या रहता है, एनर्जी किससे मिलता है, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल ही देखते हैं। तो देखते हो ना कि शुगर वाले जो पेशेंट होते हैं वो ग्लूकोज को ही नापते हैं, उसी के आधार पर ये कहते हैं कि शुगर बढ़ा है या कम हुआ है। तो ब्लड शुगर ग्लूकोज को बोला जाता है। ब्लड शुगर किसको बोला जाता है, ग्लूकोज को बोला जाता है। और यही मेन ऊर्जा का क्या है, स्रोत है। यहीं से ग्लूकोज को तोड़ के हम क्या करते हैं, एटीपी के रूप में एनर्जी प्राप्त करते हैं। ठीक है, फ्रक्टोज सर्वाधिक मीठी प्राकृतिक शर्करा है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा चुका है। अगर बहुलीकरण करें, पॉलीमराइजेशन करें, बहुलीकरण करें मोनोसेक्राइड अणुओं को, तो जोड़ने वाला जो बॉन्ड होता है, जैसे कहते हैं ना कि ग्लूकोज ये ग्लूकोज, अगर हम ग्लूकोज जोड़ते हैं तो ग्लूकोज और ग्लूकोज के बीच में जो बंध बनता है, उस बंध को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बंध बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ग्लूकोज क्या करते हैं, या कोई भी शर्करा, मोनोशर्करा क्या होता है, मोनोसेक्राइड जुड़ा होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। जैसे लैक्टोज पढ़े थे, तो लैक्टोज में क्या होता है, लैक्टोज में फ्रक्टोज प्लस लैक्टोज होता है, ये दोनों ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, अब देखो फर्मेंटेशन द्वारा मल्टोज से जौ की शराब बनाया जाता है। ठीक है, और लैक्टोज से क्या बनता है, दही बनता है। तो जब भी मल्टो कहते हैं ना जौ की शराब बनाया जाता है, तो इसमें मल्टोज का क्या किया जाता है, किण्वन किया जाता है या फर्मेंटेशन किया जाता है। किसके थ्रू किया जाता है, तो ईस्ट के थ्रू किया जाता है। वहीं लैक्टोज क्या होता है, दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस नाम ही है, लैक्टोबैसिलस एक्टिव हो जाता है। लैक्टोबैसिलस मेन इंपॉर्टेंट है, ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया में आता है, वो दही बनाने के लिए काम में आता है। तो लैक्टोज से दही बनाने के लिए काम में आता है। ठीक है ना, लैक्टोज से ही दही बनता है। अब देखो वसा पढ़ते हैं, अभी कार्बोहाइड्रेट पढ़े थे, तो वसा में क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, अगर 1 ग्राम वसा को तोड़ते हैं तो 9.3 किलो कैलोरी क्या मिलता है, हमें ऊर्जा मिलता है। ठीक है, दूसरी बात है कि बाइल हमने पढ़ा था ना, बाइल जो सिक्रेट होता है, तो वो क्या करता है, इमल्सिफिकेशन की बात बोल रहे हैं, इमल्सिफिकेशन या पाइसीकरण, इसको हिंदी में बोलते हैं पाइसीकरण। तो इमल्सिफिकेशन में क्या होता है कि सरफेस एरिया पढ़ा था ना कि लिपिड का हो जाता है, तो वो पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन किसमें होता है, क्षार या एल्कलाइन मीडियम में होता है। तो बाइल जूस एल्कलाइन मीडियम प्राप्त करता है, और यहीं पे बाइल जूस काम करता है। जो भी हमारा देखो क्या होता है, हम पढ़ा था इससे पहले, अगर आप लोग देखे होंगे, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा क्या होता है, पैंक्रियाज होता है। पैंक्रियाज क्या करता है, एंजाइम रिलीज करता है, और ये वो एंजाइम कैसे होते हैं, अल्कलाइन इन नेचर होते हैं। किससे होते हैं, अल्कलाइन इन नेचर या क्षार प्रवृत्ति के होते हैं। और वो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्षार बना देता है, क्षार प्रवृत्ति हो जाता है, वहां पे सिक्रेट करके क्या हो जाता है, ये यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में मीडियम कैसा हो जाता है, अल्कलाइन हो जाता है। जब अल्कलाइन मीडियम हो जाता है तो क्या होगा यहाँ पे कि बाइल जूस सिक्रेट होगा, और बाइल जूस सिक्रेट करेगा, और फैट का क्या करेगा, इमल्सिफिकेशन करेगा। कौन करेगा, बाइल जूस करेगा इमल्सिफिकेशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, क्षार में हो, क्षार के नेचर हो तभी, अल्कलाइन नेचर हो तभी इमल्सिफिकेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वसा दो प्रकार के हो सकता है, फैट दो प्रकार का हो सकता है, एक तो सैचुरेटेड फैट, एक अनसैचुरेटेड फैट। आप लोग 10th तक तो केमिस्ट्री पढ़ा होगा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जब कार्बन आता है तो कार्बन के बॉन्ड क्या होते हैं, 4 होते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो कार्बन, अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो तो ये बोलते हैं सैचुरेटेड हो गया। अगर वहीं कार्बन डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो तो ये क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड बोलते हैं। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथेन बोला जाता है, इथेन, ये क्या होता है, ये अनसैचुरेटेड होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे कार्बन क्या हो, अनसैचुरेटेड फॉर्म में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो जिस फैट में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, कार्बन जो जुड़ा हो, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड, और दूसरे को बोलते हैं सैचुरेटेड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना।
अब ये कंसेप्ट है कि सैचुरेटेड फैट के बारे में अनसैचुरेटेड ऐसे बता दे रहे हैं कि आप कभी भूलोगे नहीं। कार्बन के क्या होते हैं, 4 वैलेंसी होता है और चारों अलग-अलग जुड़ा हो कार्बन या हाइड्रोजन जुड़ा हो, ठीक है? मतलब कि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो वो क्या होता है, उसकी पहली बात कि ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो जब भी कोई देखो कि ऑयल अगर गर्म करो तो वो ऑयल के फॉर्म में आ जाता है, ऑयल के फॉर्म में आ जाता है और जैसे ही ठंडा रहता है, जैसे नारियल के तेल ठंडे में रखो, तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। उसको गर्म करो तो लिक्विड हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि ये सामान्य ताप पे कैसे होते हैं, ठोस या सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो वो फैट जो सामान्य अवस्था में ठोस अवस्था में होते हैं, सामान्य ताप पे ठोस अवस्था में होते हैं, वो सैचुरेटेड हैं। दूसरी बात है कि इनकी विस्कोसिटी या श्यानता अधिक होती है और घनत्व क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। तो ये ध्यान रखना। हृदय घात की संभावना होती है। क्या होता है कि ये जैसे ही ये मान लो कि हृदय की क्या है, कॉर्नरी आर्टरी है, हृदय के अंदर जो खून सप्लाई करती है उसको कॉर्नरी आर्टरी बोलते हैं। तो ये क्या करेगा कि जैसे ही जाएगा आर्टरी में, तो ये क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा ऐसे, और डिपॉजिट हो जाएगा, और डिपॉजिट हो जाएगा तो धीरे धीरे ये ऐसे ही डिपॉजिट होते हुए ये क्या कर देगा, खून जाने का जो रास्ता है उसको ब्लॉक कर देगा, और ब्लॉक कर देगा तो इसी को बोलते हैं हार्ट अटैक आ गया। तो ये हार्ट अटैक भी इसी के कारण आता है। तो सैचुरेटेड फैट जो खाते हैं, और यही कारण है कि साउथ में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है क्या, हार्ट अटैक देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां पे नारियल का तेल देखो, नारियल का तेल का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, इसलिए वहां पे परसेंटेज भी ज्यादा होता है, ठीक है। जो जंतु के वसाएं होते हैं, जैसे घी में क्या होता है, घी में भी देखो जंतु की वसाएं फैट मिला दिया जाता है और एडल्टरेशन या मिश्रण बहुत ज्यादा किया जाता है, और वो टेस्टी भी होने लगने लगता है। दूसरी बात, ये मिश्रण होने के कारण हम क्या करते हैं, ये पॉइजन खाते हैं एक तरह से। तो ये जंतु की वसाएं क्या होती हैं, सैचुरेटेड होती हैं और वो हमें नुकसान करेंगे, हृदयाघात या हार्ट अटैक करा देंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो देखो इसके उदाहरण क्या है, घी है, जंतु वसा है जो एनिमल में फैट पाए जाते हैं, नारियल का तेल है, ताड़ का तेल है, इसमें क्या होता है, सैचुरेटेड फैट पाया जाता है। अब चलते हैं अनसैचुरेटेड की तरफ। अब अनसैचुरेटेड देखो, कार्बन प्लस कार्बन या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो अनसैचुरेटेड होता है। इसमें ये क्या होते हैं, समान ताप में, जैसे सरसों के तेल रख दो, ऑलिव ऑयल रख दो, तो वो कैसे दिखेगा, समान ताप पे वो लिक्विड के फॉर्म में दिखेगा। और जो ये तेल खाते हैं वो ज्यादा हेल्दी रहते हैं रेदर देन जो सॉलिड होता है। जैसे क्या होता है ना, डालडा बोला जाता है, डालडा वो सैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड ऑयल की तरफ काउंट किया जाएगा। डालडा वो बहुत हानिकारक होता है हेल्थ के लिए, और जो दुकान पे पूड़ी या हम लोग जब एग्जाम होता है तो बाहर पूड़ी वगैरह छानते हैं, वो ज्यादातर यही यूज करते हैं। और हम लोग वो क्या करते हैं, अनहेल्दी खाते हैं और बाद में बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। तो पढ़ने का मतलब है कि इसका यूज हम लोग करें। तो ध्यान रखना कि ये समान ताप पे क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है, ठीक है, और इससे नुकसान कम होता है। जैसे वनस्पति वसाएं होते हैं, जंतु के वसा, मछली तेल वगैरह होते हैं, मछली का तेल, कॉड, कॉड एक मछली होती है, उनकी लिवर में कॉड ऑयल मिलता है और सबसे महंगा होता है, सबसे ज्यादा विटामिन ई इसमें पाया जाता है, ठीक है। ऑलिव ऑयल में भी विटामिन ई मिलता है, ठीक है। तो ये सारे तेल जो होते हैं लिक्विड फॉर्म में वो हेल्दी होते हैं और उसी को हमें खाना चाहिए, ठीक। देखो ट्रांस फैट का समझ लो, ट्रांस फैट होता क्या है कि हमने पढ़ा ना कि अंश संतृप्त होते हैं, वो कार्बन में क्या होता है, वो तो लिक्विड फॉर्म में होता है। अब हम इस पे क्या करते हैं, हाइड्रोजिनेशन करते हैं, मतलब हाइड्रोजन को जोड़ दें, तो एक बॉन्ड तोड़ देते हैं और इसको सिंगल फॉर्म बॉन्ड से जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है, इसी प्रक्रिया से हम क्या बनाते हैं, ट्रांस फैट बनाते हैं। और इसी प्रक्रिया से हम डालडा भी बनाते हैं, हाइड्रोजनेशन करके, हाइड्रोजन जोड़ के। जैसे कि कार्बन बहुत सारे हैं, इस कार्बन में इस बॉन्ड को हटा के 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया, इसी को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन जोड़ना, ठीक है। तो इस तरह से जो संतृप्त वसा बनते हैं उनको ट्रांस फैट बोला जाता है, जो हाइड्रोजन के द्वारा या हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजिनेशन बोले या हाइड्रोजनीकरण के द्वारा क्या बनाए, संतृप्त फैट बनाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, ये ट्रांस फैट बोलते हैं, ठीक है। अक्सर क्या होता है कि बहुत देर तक अधिक ताप पे बार बार गर्म किया जाता है, तो एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन होता है वो जुड़ जाता है और वो क्या हो जाता है, ट्रांस फैट बना देता है। ये हार्ट के लिए तो सही नहीं होता है। दूसरी बात, ये कैंसर भी क्रिएट करता है। तो जैसे समोसा वगैरह खाते हैं ना, तो वो उसमें कहते हैं कि ट्रांस फैट है। तो ट्रांस फैट कैसे आता है कि बहुत तेज बहुत टेम्परेचर पे उसको गर्म किया जाता है, बार बार ठंडा गर्म किया जाता है, तो वो हाइड्रोजनेशन हो जाता है। देखो अगर कभी देखे होगे कि समोसा वाला जब निकाल के बहुत देर तक रख दे तो वो कढ़ाई में उसका क्या हो जाएगा, तेल जम जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो हमारे शरीर में लिपोप्रोटीन होता है, लिपोप्रोटीन ही कोलेस्ट्रॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक होता है एचडीएल, ठीक है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एक होता है एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो लिपोप्रोटीन प्रोटीन है ना, लिपोप्रोटीन प्रोटीन है। अगर मान लो लिपोप्रोटीन की अगर डेंसिटी, लिपोप्रोटीन जिसमें अच्छा होगा तो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होगा, क्योंकि इम्यून सिस्टम और सब कुछ बॉडी बिल्डिंग वगैरह के लिए काम करेगा। लेकिन अगर मान लो कि प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो वो एलडीएल बोला जाता है। तो अगर किसी का एलडीएल खराब, इसको बोलते हैं खराब या बैड
कोलेस्ट्रॉल। इसको एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं और एसडीएल को क्या बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल। क्यों? क्योंकि एसडीएल में प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। एलडीएल में प्रोटीन की मात्रा कम होती है, फैट की ज्यादा होती है, इसलिए एलडीएल को क्या बोलते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल। और यही एलडीएल कॉर्नरी आर्टरी में जाके या कोई भी किसी को ब्रेन में भी टीआईए होता है, टोटल इस्केमिक अटैक होता है, वो भी ब्रेन के जो खून सप्लाई देता है उसमें खून को बाधा कर देता है, या मतलब खून की प्रवाह को जाने नहीं देता है। तो ये एचडीएल और एलडीएल समझ गए। एलडीएल होता है बैड कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल होता है गुड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, जब भी हम अच्छी क्वालिटी का ऑयल वगैरह खाएंगे तो एचडीएल एलिवेटेड होता है, एलडीएल क्या होगा, डाउन होता है। लेकिन जैसे ही हम खराब खाते हैं, तो अगर आप खून की जांच कराओगे, लिपिड प्रोफाइल कराओगे, तो एलडीएल क्या होगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है ना, एलडीएल बढ़ा हुआ मिल रहा है, इसका मतलब है कि आप खाना अच्छा नहीं खा रहे हो, या जो तेल यूज कर रहे हो अच्छा यूज नहीं कर रहे हो, और वो बाद में प्रॉब्लम करेगा। ठीक, अब वसा का कार्य देखते हैं। तो वसा ठोस रूप में शारीरिक ऊर्जा प्राप्त करता है। मालूम है कि 9.1 ग्राम, 1 ग्राम वसा से क्या होता है, 9.1 जूल कैलोरी एनर्जी प्राप्त करते हैं, किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त करते हैं। त्वचा के नीचे जमा होता है, वो आप लोग अपने शरीर को देख के पता कर सकते हैं। खाद्य पदार्थ को स्वादिष्ट और रुचिकर बना देता है। ठीक है ना, कौन, जैसे अगर घी रगी रोटी है तो वो एक ज्यादा दबा जाओगे, अगर सादी रोटी मिले तो उसकी अपेक्षा। तो ये इंडिकेट करता है। शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाता है। अंगों को चोटों से बचाने वाला कौन होता है, ये फैट होता है। ठीक है, शॉक शॉक एब्जॉर्बर के रूप में काम करता है। प्रोटीन के स्थान पे शरीर को ऊर्जा देते, प्रोटीन के स्थान पे शरीर को ऊर्जा कौन देता है, ये वसा देता है। ठीक है, यहाँ से सीधे सीधे तथ्य से, महत्वपूर्ण तथ्य से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। मूंगफली, तिल, सरसों, सूरजमुखी ये कैसे होते हैं, असंतृप्त होते हैं, मतलब ये खाने के लिए अच्छा होगा। अगर इसमें हाइड्रोजनीकरण मिल दे कर दें, या उसको क्या बना देते हैं, डल्डा बना देते हैं, या वेजिटेबल घी बना देते हैं, तो वो संतृप्त हो जाता है, वो नुकसान होता है। तो इन्हीं तेलों में हाइड्रोजिनेशन करते हैं या हाइड्रोजनीकरण करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, वेजिटेबल घी बन जाता है। अधिकांश जंतु वसाएं जैसे घी, चर्बी, मक्खन, ये कैसे होती हैं, संतृप्त होती हैं। तो जंतु वसाएं और मक्खन वगैरह क्या होते हैं, ये संतृप्त होता है और सैचुरेटेड होता है। ठीक है, और इनके भोजन, ये भोजन में लगातार खाते रहेंगे घी वगैरह, तो एथ्रोस्क्लेरोसिस होता है। एथ्रोस्क्लेरोसिस बहुत बड़ा टर्म नहीं है। देखो, एथ्रोस्क्लेरोसिस, एथ्रो का मतलब होता है, एथ्रो का मतलब होता है कि पत्थर, एथ्रो का मतलब होता है पत्थर या हार्ड, और स्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि एंडोमेट्रियम जो आर्टरी है, आर्टरी या एथ्रो में आर्टरी समझ लो, आर्टरी के अंदर जो क्या होता है, फैट डिपॉजिट होने लगा होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एथ्रोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। इसी की वजह से हमें हार्ट अटैक आता है, या पैर में किसी के खून का प्रवाह रुक जाता है तो वो भी होता है, और इसी की वजह से। या ब्रेन में टीआईए होता है, टीआईए का मतलब टोटल इस्केमिक अटैक, जिसको लकवा उकवा मार जाता है, तो यही रीजन होता है। ठीक है ना, वसाएं फैट और कार्बोहाइड्रेट की तुलना में दोगुनी से भी अधिक ऊर्जा मुक्त करती हैं। तो जो फैट होता है कार्बोहाइड्रेट के से ज्यादा दोगुना क्या करता है, एनर्जी देती हैं। जो संतृप्त वसाएं होते हैं, सैचुरेटेड फैट होते हैं, उनका गलनांक असंतृप्त वसाओं से क्या होता है, अधिक होता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो संतृप्त वसाएं हैं वो सैचुरेटेड हैं, वो गलनांक, अगर इनको गलाया जाएगा तो कुछ टेम्परेचर देंगे तो गलेगा। असंतृप्त वसा क्या होता है, वो ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पे, सरसों के तेल देखो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वो गला ही रहता है, और उतने टेम्परेचर पे ये हार्ड होता है, तो कुछ तो टेम्परेचर दोगे तभी तो गलेगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि संतृप्त वसाओं का गलनांक क्या होता है, ज्यादा होता है असंतृप्त वसाओं से। समझ गए। मानव शरीर में अनिवार्य वसीय अम्ल लाइनो, ये याद रखना, लाइनोलिक और लाइनोलिनिक, लाइनोलिक और लाइनोलिनिक ये क्या होते हैं, ये इसेंशियल फैटी एसिड बोले जाते हैं। इसेंशियल फैटी एसिड या अनिवार्य वसीय अम्ल कौन होते हैं, तो लाइनोलिक और लाइनोलिनिक होते हैं, ये याद रखना। ठीक है, देखो वसा डिपॉजिट होता है त्वचा के नीचे, इससे अधत्वचीय बोला जाता है क्योंकि वो नीचे होता है। और इसके बारे में कोई ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंट। लाइपोप्रोटीन बताया था कि लिपिड, एलडीएल और एसडीएल में प्रोटीन कौन सा होता है, लाइपोप्रोटीन होता है। तो प्रोटीन अणुओं से जुड़ी समान वसाएं होती हैं, कौन, लाइपोप्रोटीन। लाइपो का मतलब ऐसे ही पता चल जाएगा, लिपिड, ठीक है, या वसा। ठीक है, लिपिड या वसा और प्रोटीन, तो दोनों से बड़ा है तो लिपिड, लाइपोप्रोटीन बोल देंगे। रुधिर में वसाओं का संचरण किस रूप में होता है, तो लाइपोप्रोटीन के रूप में होता है। ठीक है, किस रूप में होता है, लाइपोप्रोटीन में। ब्लड में पूछ ले कि वसाओं का सर्कुलेशन किस फॉर्म में होता है, तो लाइपोप्रोटीन के फॉर्म में होता है। अब स्टेरॉइड याद है ना कि कोविड का नाम सुना था, तो कोविड में सबसे ज्यादा दवा देने वाली एक स्टेरॉइड बोली जाती थी, तो वो स्टेरॉइड के बारे में सुन लो। वो स्टेरॉइड क्या होते हैं, वसा में घुलनशील ऐसे लिपिड पदार्थ होते हैं जो वसा में घुल जाते हैं, पहली बात। ठीक है, इनमें वसीय अम्ल नहीं होता है, इसमें फैटी एसिड नहीं होता है स्टेरॉइड में, ये ध्यान रखना।
फैटी एसिड नहीं होता है। जंतुओं में पाया जाने वाला प्राकृतिक प्राकृतिक स्टेरॉइड क्या होता है, वो कोलेस्ट्रॉल होता है। तो पूछा जाता है कोलेस्ट्रॉल क्या लिपिड है कि स्टेरॉइड है, तो दोनों है, लिपिड को भी बोला जाता है या इसमें अगर लिपिड ना दिया हो तो स्टेरॉइड है, ठीक है ना। इसमें वसी अम्ल नहीं पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब प्रोटीन पे आते हैं। प्रोटीन में देखो तो किस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, सभी प्रकार के दाल होता है, सोयाबीन में पाया जाता है, अंडा में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है, मछली में या सूखे फल होते हैं उसमें प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन का अगर कंपोनेंट देखें संगठन, तो कार्बन कितना होता है, 50 से 54% होता है। ऑक्सीजन कितना होता है, 21 से 24%। इसमें ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन कंपोनेंट के रूप में होता है, नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन 7% का होता है और सल्फर भी, ये प्रोटीन। तो प्रोटीन के लिए दो आवश्यक तत्व हैं, एक नाइट्रोजन और दूसरा सल्फर। तो ये प्रोटीन के लिए आवश्यक तत्व हैं बनाने के लिए। देखो प्रोटीन के बारे में हमने बता ही दिया था कि बिल्डिंग ब्लॉक या हमारा जो चेहरे का रूप, बॉडी का मसल का रूप है, वो प्रोटीन के कारण ही होता है। दूसरा बताया था कि ये हमारा इम्यून सिस्टम को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन करता है। यही है जो हीलिंग का काम करता है। अगर कोई वुंड हो जाए उसको हील करने के लिए कौन काम करता है, अगर घाव बन जाता है, गड्ढा हो जाए मसल में, तो वो कौन बनाता है, ये हील करता है, प्रोटीन हील करता है। तो अब इसके बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं वो देखो। तो एक है फाइब्रोइन प्रोटीन। कौन, फाइब्रोइन। यहाँ पे है फाइब्रोइन, याद रखना फाइब्रोइन। ये रेशम धागा, मकड़ी का जाला में जो यूज होता है, प्रोटीन बनता है, ये रेशम का धागा या मकड़ी का जाला, वो किस प्रोटीन का बना होता है, तो फाइब्रोइन प्रोटीन का बना होता है, फाइब्रोइन, ये ध्यान रखना। कोलेजन प्रोटीन, ये क्या होता है, तंत्र में संयोजी ऊतक का निर्माण करता है। तो कोलेजन जो उतने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन के थ्रू ही निर्माण होता है। तो कोलेजन फिलामेंट का जो निर्माण होता है, कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण होता है, वो किसके, कौन सा प्रोटीन होता है, ये कोलेजन प्रोटीन, या इसी को संयोजी ऊतक भी बोलते हैं। जैसे अस्थि है, हड्डी, और कार्टिलेज, कान को छुओ तो वो कार्टिलेज का बना है, इनका निर्माण भी किससे होता है, ये कोलेजन प्रोटीन से होता है, ठीक है। ये अस्थि में जो प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं ओइसिन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कार्टिलेज में कोलेजन बोले या कार्टिलेजन बोलते हैं, ठीक। तो अस्थि में जो प्रोटीन पाया जाता है वो ओइसिन होता है। नेक्स्ट है केराटिन प्रोटीन। केराटिन कहाँ पे पाया जाता है, त्वचा में पाया जाता है, नाखून में, खुर में, सिंग में, बाल में, ये सब किसके बने होते हैं, केराटिन प्रोटीन के। अब नेक्स्ट है गोसिपिन प्रोटीन। तो गोसिपिन जब आपको बॉटनिकल नेम पढ़ा होगा इसका, कपास का, कॉटन का, तो गोसिपियम बोला जाता है ना, गोसिपियम बोला जाता है, तो गोसिपिन उसी के नाम से बना है। तो गोसिपिन क्या है, बॉटनिकल नाम, गोसिपियम आता है बॉटनिकल नाम में, तो उससे याद रखोगे गोसिपिन प्रोटीन किसे है, कपास से है, ठीक है। कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है किसको, गोसिपिन को। एक्टिन और मायोसिन देखो, जितने भी मसल, अगर आप हाथ मोड़ रहे हो या अपना बाइसेप दिखा रहे हो, मोड़ रहे हो, तो उसकी संकुचन, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में कौन, कंट्रैक्शन में, मसल कंट्रैक्शन में कौन काम करता है, तो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन काम करता है। एक्टिन और मायोसिन किस में काम करते हैं, कंट्रैक्शन एंड मोशन में, ठीक है ना। तो कंकाल पेशियों का, स्केलेटन मसल का, ठीक है ना। अब है ग्लाइडिन प्रोटीन। ग्लाइडिन प्रोटीन किसमें पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है। ग्लाइडिन प्रोटीन किसमें पाया जाता है, गेहूं में। जीन प्रोटीन किसमें पाया जाता है, मक्के में पाया जाता है। इलास्टिन प्रोटीन क्या होता है, लिगामेंट में पाया जाता है, ठीक है। और ये रेड नलिकाओं का निर्माण में सहायक होता है। तो लिगामेंट देखते हो ना, लिगामेंट जब अगर कोई मोच आ जाता है तो उसमें लिगामेंट का ही डिस्टर्ब हो जाता है। तो मोच में जो होता है वो लिगामेंट के कारण होता है, और लिगामेंट में क्या होता है, इलास्टिन प्रोटीन होता है, वो इलास्टिक इन नेचर होता है। तो अपना एंकल क्या करो ना, घुमाओ, पैर घुमाओ और ये करो, तो वो क्या होगा, स्ट्रेच होगा, कौन, लिगामेंट, ठीक है। अब आता है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन अंडा में पाया जाता है। ये एल्बुमिन प्रोटीन भी बोलते हैं, एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या होता है कि किसी के पैर में सूजन वगैरह हो जाता है, जब एल्बुमिन प्रोटीन की कमी होती है तो उसको बोला जाता है भैया आप अंडा खाओ, क्योंकि ये ग्लोबुलिन प्रोटीन है, उससे एल्बुमिन मिल जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, वो सूजन वगैरह खत्म हो जाएगा। केसिन प्रोटीन, केसिन किस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, दूध में। अब फाइब्रोनोजन और थ्रोम्बिन प्रोटीन। तो देखो यहाँ पे फाइब्रोइन बोले थे तो रेशम धागा मकड़ी जाल में था, वहीं फाइब्रोनोजन बोला जाए तो वो रक्त थक्का में है, यही कंफ्यूजन होता है। तो रक्त थक्का के लिए फाइब्रोनोजन बोला जाता है या थ्रोम्बिन प्रोटीन बोला जाता है। रक्त के जो ब्लड क्लॉट है उसमें सहायक करता है कौन, फाइब्रोनोजन या थ्रोम्बिन। उसमें ऑप्शन जरूर होगा, पूछेगा कि रक्त का थक्का किस प्रोटीन में, तो फाइब्रोइन जरूर देगा, फाइब्रोइन नहीं है भैया, फाइब्रोनोजन है, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है प्रोलेमिन्स प्रोटीन पूछा जाता है। प्रोलेमिन्स प्रोटीन पाया जाता है दालों में, जितने दाल हैं उसमें प्रोलेमिन्स प्रोटीन, तो यही पूछ लिया कि दाल में कौन सी प्रोटीन पाया जाता है। ग्लूटामिन्स प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो अनाज में, गेहूं में पूछ ले या किसी में, तो ग्लूटामिन। जैसे आटा में लेके आशीर्वाद आटा का जो बवाल खड़ा हुआ था तो इसी प्रोटीन को लेकर हुआ था, ग्लूटामिन
ठीक है, ग्लूटामिन प्रोटीन को ही लेके हुआ था। ग्लोबिन प्रोटीन, तो ग्लोबिन प्रोटीन रक्त में पाया जाता है, जैसे हीमोग्लोबिन बोलते हैं ना, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। और यही क्या करता है, ग्लोबिन प्रोटीन ही ऑक्सीजन से बाइंड होकर ऑक्सीजन का क्या करता है, सर्कुलेशन करता है। एक हिस्टोन प्रोटीन होता है, ये क्रोमोसोम में पाया जाता है। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ पढ़ा होगा, देखा होगा, ये बीच में ये होता है ना, ये बाइंडिंग जो होता है थ्रेड, ये क्रोमेटिन होता है, इसी में क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो ध्यान रखना, हिस्टोन प्रोटीन गुणसूत्रों या किस में पाया जाता है, क्रोमोसोम में पाया जाता है, ठीक है। ओसिन प्रोटीन, ओसिन का नाम बता ही दिया, हड्डियों में पाया जाता है। साइटोक्रोम माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और साइटोक्रोम, जैसे साइटोक्रोम में जो रिस्पिरेटरी सेंटर में माना जाता है साइटोक्रोम के लिए, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन होता है, साइटोक्रोम होता है। और यही श्वसन क्रिया को पूर्ण करने में सहायक होता है। रिस्पिरेशन कौन पूर्ण करता है, पूर्ण करता है साइटोक्रोम, ठीक। देखो, प्रोटीन्स की कमी से ये पूछा जाता है, कवासियोरकर और मेरास्मस, कवासियोरकर और मेरास्मस प्रोटीन की कमी से बीमारी होती है। प्रोटीन के कारण हमने बता ही दिया कि ये वृद्धि और मरम्मत के काम करती है। जैसे हमने बताया था, वुंड हीलिंग या घाव हो जाए तो उसमें अगर गड्ढा बन गया तो उसको भरता कौन है, यही प्रोटीन भरता है, ठीक है। और उपापचयी क्रियाओं में एंजाइम का कार्य करते हैं। जितना भी मेटाबॉलिक क्रिया होता है उसमें कहते हैं ना, एंजाइम किसके बने होते हैं, एंजाइम बने होते हैं प्रोटीन के। क्यों होते हैं, किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। कुछ प्रोटीन हार्मोन के संश्लेषण में होते हैं, कुछ प्रोटीन किसके हैं, हार्मोन के बने होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें, एग्जांपल इनेफ्रिन या एड्रेनलिन बोलते हैं, ये 9 अमीनो एसिड का बना होता है। कितने, 9 अमीनो एसिड का। अमीनो एसिड किसका ब्लॉक होता है, तो अमीनो एसिड से बने होते हैं कौन, प्रोटीन। तो प्रोटीन जब भी टूटता है वो अमीनो एसिड में टूटता है। तो 9 अमीनो एसिड से बना है कौन है, इपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन। तो वो किसके बने होते हैं, प्रोटीन। अब वो हार्मोन है। हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन संवाहक का कार्य करते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन संवाहक का कार्य करते हैं, ये भी जानते हैं। ये भी बता दिया कि एंटीबॉडी बनाते हैं कौन, प्रोटीन बनाते हैं, इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये सब हम बता चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे अमीनो अम्ल के कार्य पढ़ते हैं, तो इससे पहले अमीनो अम्ल जान दें। तो 20 टाइप के अमीनो अम्ल होते हैं। अमीनो अम्ल कितने टाइप के होते हैं, 20 होते हैं। 20 में 10 जो होता है, 10 इसेंशियल अमीनो एसिड है। इसेंशियल अमीनो एसिड का कहने का मतलब है कि उस अमीनो एसिड का शरीर में निर्माण नहीं होता है, हम बाहर से क्या करते हैं, लेते हैं उस अमीनो एसिड को, खाद न्यूट्रिशन के रूप में लेते हैं। लेकिन 10 का निर्माण शरीर में होता है। तो इसेंशियल अमीनो एसिड कितने हैं, 10 हैं। और 10 नॉन इसेंशियल है, उनकी गैर आवश्यक अमीनो एसिड बोला जाता है। और 10 इसेंशियल को क्या बोलते हैं, आवश्यक अमीनो एसिड बोला जाता है, ठीक है। तो प्रोटीन की इकाई कौन होता है, ये अमीनो अम्ल होते हैं, ठीक। अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। तो एसिड और बेस को बनाए रखने में कौन सहायक होता है, अमीनो अम्ल होते हैं, ठीक है। प्रकृति की नाइट्रोजन को, जो प्रकृति की नाइट्रोजन होता है वो जीव तंत्र में किसके द्वारा प्रवेश होता है, तो हमने बोला था ना, प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, तो हर एक अमीनो एसिड में भी नाइट्रोजन होगा। और नाइट्रोजन कहाँ से प्रवेश होता है, तो प्रकृति से नाइट्रोजन की जीव तंत्र में या कोई भी एनिमल में प्रवेश करता है, किसके थ्रू, इसी के थ्रू। अब देखो, अमीनो अम्ल हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम और पर्णहरिम मतलब क्लोरोफिल के अणुओं की रचना में भी भाग लेते हैं। तो अमीनो एसिड का निर्माण हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम और क्लोरोफिल के निर्माण में भी पार्टिसिपेट करते हैं। एंटीबायोटिक जो बनाते हैं हम, उसमें भी निर्माण किसके थ्रू, अमीनो अम्ल के थ्रू करते हैं, ठीक है। थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है वो भी कैसा होता है, थायरॉक्सिन टायरोसिन से बना है। किससे बना है, थायरॉक्सिन, टायरोसिन। और टायरोसिन क्या है, एक अमीनो अम्ल है, ठीक है। उससे बना है कौन, थायरॉक्सिन। इपिनेफ्रिन हार्मोन और डोपामीन नामक पदार्थ किससे बने होते हैं, ये भी बने होते हैं, किससे, ये नहीं, मतलब कि ये समझो कि इपिनेफ्रिन जो 9 अमीनो एसिड बताया था, वो डोपामीन एक पदार्थ होता है, अमीनो एसिड होता है, उससे बना होता है, ठीक है। एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और डोपामाइन आदि का निर्माण होता है डोपामाइन नामक डोपामीन पदार्थ से, ठीक है। हिस्टिडीन से क्या होता है, अमीनो अम्ल से हिस्टोमिन प्रोटीन, हिस्टामिन प्रोटीन जो खाते हैं ना, जैसे हिस्टामिन प्रोटीन क्या होते हैं, जो एलर्जी में, जैसे आप लोग क्या खाते हो, एलेग्रा खा लो या सिट्रीजिन का नाम बहुत सुना होगा, वो उसमें हिस्टामिन प्रोटीन के यूज किया जाता है। जो एलर्जी, कोई दाने वगैरह हो जाए, एलर्जी है, उससे क्या करता है ये हिस्टामिन प्रोटीन, ये ब्लड ब्लड वेसल है। तो एक ब्लड वेसल ऐसे पतला है, इसको क्या कर देगा, डायलेट कर देगा, तो ब्लड सप्लाई ज्यादा होगा। और ब्लड सप्लाई ज्यादा होने के कारण हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, ज्यादा एक्टिव होगा और डब्ल्यूबीसी ज्यादा अच्छे तरह से पहुंचेगा। तो जो दाने वगैरह हैं वो जल्दी समाप्त हो जाते हैं। यही हेल्प करता है हिस्टामिन, ठीक है। अब नेक्स्ट है एलेनिन नामक अमीनो अम्ल से विटामिन बी 3 का निर्माण होता है। तो एलेनिन नामक अमीनो अम्ल से विटामिन बी 3 का निर्माण होता है। तो पूछ लिया जाता है कि विटामिन बी 3 में कौन सा अमीनो एसिड है, तो एलेनिन एलेनिन अमीनो एसिड होता है, ठीक है।
अब तथ्य में देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो शरीर की रचना और मरम्मत कौन करता है, पूछा होगा सीधे सीधे क्वेश्चन, प्रोटीन करता है। शरीर में ऊर्जा के उत्पादन के लिए उत्तरदायी पोषक कौन है, न्यूट्रिशन कौन है, तो कार्बोहाइड्रेट, सब पढ़ चुके हैं। फ्रैक्टोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, तो मोनोसैकेराइड है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, उसका रिवीजन करा रहे हैं। लैक्टोज डाइसैकेराइड है, ये ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज का बना होता है, ठीक है। मानव यकृत में या लीवर में संचित रहने वाला शर्करा कौन सा है, तो ग्लाइकोजन है, ठीक है। और ये शर्करा नहीं होना चाहिए, इसमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए या वसा होना चाहिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। या शर्करा भी हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट। रुधिर में जो ब्लड में है, वसा किस फॉर्म में संचरण करता है, तो लाइपोप्रोटीन का। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, देखो आप पढ़ने के बाद हो रहा है कि नहीं। खिलाड़ी जो होते हैं वो शक्तिवर्धक के लिए कौन सा यूज करते हैं, तो स्टेरॉइड होते हैं, वो उसको यूज करते हैं, ठीक है। त्वचा, बाल, नाखून, सिंग, खुर आदि में कौन सा प्रोटीन होता है, तो केराटिन प्रोटीन होता है। रुधिर के ऑक्सीजन का संवहन कौन करता है या सर्कुलेशन कौन करता है, तो ग्लोबिन प्रोटीन करता है। रेशम का धागा में क्या होता है, तो प्रोटीन होता है। सूती कपड़ा किसका बना होता है, कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। तो सूती कपड़ा में क्या होता है, सेलुलोज होता है, ठीक है ना। और सेलुलोज किसका बनाता है, तो ये ग्लूकोज एंड ग्लूकोज का चैन होता है सेलुलोज, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ग्लूकोज क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है। कोलेस्ट्रम जो खीस होता है ना, पहली बार जो कोई एनिमल अपने बच्चा पैदा करते हैं, तो कोलेस्ट्रम उसके दूध में पाया जाता है। उसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो साइनोकोबालामीन पाया जाता है, साइनोकोबालामीन पाया जाता है। न सूखने वाले तेलों में किस वसीय अम्ल का मात्रा सर्वाधिक होता है, तो न सूखने वाले तेलों में सबसे ज्यादा मात्रा होता है ओलिक अम्ल का। किसका, ओलिक अम्ल का। सामान्य वसा के अणुओं में संश्लेषण में कौन सा रासायनिक बंध होता है, तो जो वसा जुड़े होते हैं वो एक दूसरे के एस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जबकि ग्लूकोज को बताया था, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड से होता है। किस बॉन्ड से, पेप्टाइड। तो कोलेस्ट्रॉल एस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं, प्रोटीन अमीनो एसिड किससे जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से। ग्लूकोज किससे जुड़े होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। गेहूं चावल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो ग्लूटेन पाई जाती है, या अनाज में पाई जाती है। कौन सा तत्व न्यूक्लिक अम्लों में होता है परंतु प्रोटीन में नहीं होता है, तो प्रोटीन में फास्फोरस नहीं होता है, जबकि न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लिक अम्ल में होता है, ठीक है ना। जो डीएनए पढ़ते हो ना, डीएनए डीएनए ये न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, उसमें फास्फोरस होता है, ठीक। कौन सा प्रोटीन है जो संरचनात्मक भी होता है और एंजाइमिक भी होता है, तो स्ट्रक्चरल और एंजाइम के रूप में मायोसिन होता है। तो मायोसिन जो प्रोटीन है, ये इसका संरचनात्मक भी होता है और एंजाइम के रूप में भी काम करता है। एंटीबॉडी क्या होता है, तो वो भी प्रोटीन होता है। एंटीजन किसके अणु होते हैं, तो एंटीजन किसके अणु होते हैं, तो लाइकोप्रोटीन के अणु होते हैं एंटीजन, लाइकोप्रोटीन के एंटीजन होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो हम लोग न्यूट्रिशन देख लिए, अच्छे से देख लिए, यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। विटामिन नेक्स्ट में हो जाएगा, क्योंकि ये बोरिंग हो जाएगा और आगे लेके जाएंगे। तो विटामिन वाले को नेक्स्ट लेक्चर में आज ही खत्म करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।